स्टार्ट करते हैं सेडिशन वाली न्यूज़ से। सेडिशन का मतलब होता है देश के अगेंस्ट कुछ करना। अंग्रेज़ों के टाइम पे बना हुआ ये लॉ है और सेडिशन लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो गवर्नमेंट आपको सेडिशन के केस में सेक्शन 124 आपको अरेस्ट कर सकती है, आईपीसी के सेक्शन 124 के अकॉर्डिंगली। इम्पॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वोम्बत कैरे केस है 2022 का, उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन केसेस को लेकर बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट थी या सब स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि 124 अब जो है वो नहीं लागू होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट इसको एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती थी किसी भी सरकार के अगेंस्ट। सरकार को क्रिटिसाइज़ किया, सरकार के अगेंस्ट, जैसे ममता बनर्जी के केस में उसका एक कार्टून बनाया किसी ने, तो ममता बनर्जी ने उस लेडी को अरेस्ट कर लिया था, तो दिल्ली से पकड़ के बंगाल ले गए। फिर कुछ केसेस के अंदर जहां आपने सरकार के अगेंस्ट बोला तो सरकार आपको सेडिशन केस में अरेस्ट कर लेती थी। और क्या है कि ये 2022 के बाद ये ऑलमोस्ट ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मामला पेंडिंग है कि क्या सेडिशन केसेस में अरेस्ट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मना किया था, बट स्टिल अभी तक मामला जो है इसकी फाइनल जो जजमेंट है वो नहीं आई थी। हालांकि बहुत सारे केसेस में सेडिशन जो है वो बाद में पता चला कि स्पाइंग के केसेस में इंडिया में कई सारे लोग जो हैं पकड़े गए। फिर जब बीएनएस लेके आया तो बीएनएस में सेक्शन 154 है, मोरलेस उसके अंदर वही प्रोविजन थे जो हमारे सेडिशन के केस में इन्वॉल्व थे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि पिछले कुछ सालों से सरकारों ने, खासतौर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक केस में एक लड़का कार्टून बनाता है जयराम रमेश का, जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, तो कार्टून बनाने पर उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है, उसको रिलीज़ करता है। जैसे हमने कहा कि ममता बनर्जी की एक इमेज थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा की इमेज के साथ ममता बनर्जी की इमेज को मर्ज कर दिया था, तो फिर वहाँ पर भी वो जो लड़की थी जिसने उस फोटो को शेयर किया था उसको सेडिशन केसेस में जेल में बंद कर दिया था। तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ख़त्म करके सरकारें अपने अगेंस्ट, सीएम हैं, मंत्री अपने अगेंस्ट कुछ भी कहने पर सेडिशन केस में जेल में बंद कर देते हैं, सेडिशन देशद्रोह के केस में। अब ये अंग्रेज़ों के टाइम पे बना हुआ लॉ है और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों को इसी सेडिशन केस में अरेस्ट किया गया था। हम लोग इस केस को अपनी पॉलिटी की क्लास में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सेडिशन इस बार फिर से अभी जो कंट्रोवर्सी में है, न्यूज़ में है, इस करके इस बार थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करेंगे। और ये जो आज की तीनों न्यूज़ हैं, ये तीनों हमारे जो पॉलिटी का सेक्शन है, करंट जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है, जिसकी अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्लास शुरू की है, उसके अंदर ही मेंशन्ड है। चलो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दैट इज न्यूज़ क्या है। 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट बेंच है क्लैरिफाई करती है दैट कोर्ट में कंटिन्यू ट्रायल, अपील एंड प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 124। अंडर सेक्शन 124 क्यों अंडर सेक्शन, ध्यान रखना बेटा। अब ये सेक्शन हम लोग बार बार आगे चल के 3-4 बार डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन के अंदर सेक्शन 124A आईपीसी केस के अंदर सेडिशन है, इंडियन पीनल कोड जो पहले था अब बीएनएस आ गया। इफ द एक्यूज्ड वॉलंटरली रेजेस नो ऑब्जेक्शन, अगर एक्यूज ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो सेडिशन का केस उसके अगेंस्ट चलेगा। अगर ऑब्जेक्शन नहीं क्यों, क्योंकि ये अभी तक पेंडिंग पड़ा है। द ऑर्डर हैज रीइग्नाइटेड द डिबेट ऑफ फ्री स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड द फ्यूचर ऑफ द सेडिशन लॉज इन इंडिया। क्या अंग्रेजों के टाइम पे बने हुए लॉ आज भी इंडिया में कंटिन्यू रहेंगे? बैकग्राउंड है 2002 के अंदर 2022 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वोम्बत कैरे केस है। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड व्हाइल हियरिंग द चैलेंजेस ऑफ सेडिशन सेक्शन 124A आईपीसी इन द वोम्बत कैरे केस, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड, क्या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, ध्यान रखना, ये ईयर 2022 है। अभी हम चल रहे हैं 2026 के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन क्या थी? पेंडिंग सेडिशन केसेस टू रिमेन इन अबेयंस, नो फ्रेश कोर्सिव एक्शन अंडर सेक्शन 124, गवर्नमेंट टू रिकंसिडर द प्रोविजन। सरकार ने जितने केसेस जो चल रहे थे उन सबको उन्होंने होल्ड पे रख दिया और ये भी कहा कि अब सेडिशन केसेस में, सेडिशन के केस में कोई पिटिशन फाइल नहीं होगी या सेडिशन केस में किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सो गवर्नमेंट टू रिकंसिडर द प्रोविजन, और गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप इसको रिकंसिडर करो। सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इफेक्टिवली सस्पेंडेड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुआ, इफेक्टिवली सस्पेंडेड द ऑपरेशनल यूज ऑफ सेडिशन लॉ पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू पेंडिंग है, इस करके सेडिशन केसेस
पे अभी सुनवाई नहीं हो रही थी। अगर किसी इंडिविजुअल को सेडिशन केस में अरेस्ट किया है और उसने अपना कोई ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर नहीं कराया, तो सुप्रीम कोर्ट का जब आपका ऑब्जेक्शन नहीं है, वॉलंटरली आपका ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम आपके ऊपर केस को कंटिन्यू करते हैं। फिर इसका मतलब आपको एतराज नहीं है। नाउ द इशू अरोज इन पिटिशन फाइल्ड बाय एक्यूज्ड हुज अपील हैड रिमेन्ड स्टॉल्ड ड्यू टू 2022 स्टे ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, इफ एन एक्यूज वॉलंटरली कंसेंट, मर्जी देता है कि मेरे ऊपर मुकदमा चलाओ, देन कोर्ट में प्रोसीड विद ट्रायल और अपील इवन इफ सेडिशन इज नॉट इन्वॉल्व। अगर सेडिशन इन्वॉल्व नहीं भी है तब भी सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ट्रायल चला सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना कंसेंट दिया है कि चला लो मुकदमा। व्हाट इज सेडिशन क्या है? आर्टिकल सेक्शन 124 है, आईपीसी का पार्ट, ध्यान रखना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी आर्टिकल के अंदर नहीं आता, इसके अंदर आईपीसी इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस हैं। हालांकि अभी आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया, भारत न्याय संहिता उसकी जगह पे आ चुका है, बट अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो 124 आईपीसी सेडिशन क्रिमिनलाइज्ड वर्ड्स, साइन, रिप्रेजेंटेशन दैट जनरेटेड, ऐसा कुछ भी जो जनरेट करता है हेट्रेड, कंटेम्प्ट एंड डिसअफेक्शन। तो सरकार के अगेंस्ट कुल मिला के ये कि इसको पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज किया गया था और बहुत सारे लोगों ने, सरकारों ने इसका मिसयूज किया। देन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो सरकारों के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी करने पर सरकारें आपको अरेस्ट कर लेती थी। अब सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ रिसेंट कंट्रोवर्सी पंजाब केसरी की, न्यूज़पेपर छपने नहीं दिया, उस पर्टिकुलर दिन न्यूज़पेपर लेट आया, कहते हैं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ा गया, चेक किया गया कि कहीं अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट कुछ ऐसा तो नहीं छापा गया। तो फिर सेडिशन का डर जो है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत बड़ी होती है, सरकार बहुत बड़ा राक्षस होती है और उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन हमें एग्जीक्यूटिव जुडिशरी देते हैं। बट पॉइंट इज, अगर पहले से एक लॉ पहले से अवेलेबल होगा सेडिशन का, तो हालांकि वो होल्ड पर है, बट उन्होंने कहा कि आप इसको रिकंसिडर करो कि इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, बट अभी तक ऐसा उसके ऊपर कुछ रिजल्ट नहीं आया उसका। इस करके जो लोग वॉलंटरली कंसेंट देते हैं कि हाँ भाई हमारे ऊपर केस चलाओ, तो उनके ऊपर केस चलेगा। बट इससे एक डुअलिटी, एक कंट्रोवर्सी डेवलप होगी। क्या? सेक्शन 124A वाज यूज्ड अगेंस्ट तिलक, महात्मा गांधी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, इनके अगेंस्ट यूज किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न रेज्ड ट्रायल अंडर अ लॉ हुज वैलिडिटी इज अनडिसाइडेड, ये एक मेजर कंसर्न है। ऐसा लॉ जिसकी वैलिडिटी अभी तक डिसाइड नहीं हुई, उस केस में किसी के अगेंस्ट ट्रायल कैसे चलाया जा सकता है, मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है, ये एक बड़ा कंसर्न है। मान लो एक आदमी के ऊपर मुकदमा चलता है और अभी तक वो केस जो है वो डिसीजन उसके ऊपर पेंडिंग पड़ा है, और फिर साल 2 साल मुकदमा चलने के बाद हो सकता है उस केस में उसको जेल हो जाए, पर तब तक आते आते वो जो लॉ जो चल रहा है हो सकता है उस लॉ को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो फिर ट्रायल चलाने का लॉजिक क्या रहेगा? फिर लोअर कोर्ट्स में फिर एक गलत मैसेज आएगा कि ट्रायल चलाएं कि नहीं चलाएं, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर डिसीजन नहीं आया फाइनल। सो कोर क्वेश्चन क्या है? कैन कोर्ट कंटिन्यू प्रोसीडिंग अंडर द लॉ? जब पहले लॉ पेंडिंग पड़ा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या करें फिर? अब क्या केसेस चलाएं? हुज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इज स्टिल अंडर चैलेंज, और इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अभी ये चैलेंज है। ठीक, कंसर्न, मेजर कंसर्न क्या आएगा इसके अंदर? लोअर कोर्ट मे कन्विक्ट पर्सन अंडर द प्रोविजन दैट मे लेटर बी स्ट्रक डाउन, दैट मे लेटर बी स्ट्रक डाउन। हो सकता है बाद में ऐसा लॉ रिजेक्ट कर दिया जाए, तो फिर क्या लोअर कोर्ट्स क्या करेंगे? लोअर कोर्ट्स कहें या हाई कोर्ट कहें, या मान लो सुप्रीम कोर्ट भी है इस केसेस के अंदर, तो लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसके ट्रायल चलाएं, या लोअर कोर्ट जो है वो ट्रायल चलाएं या नहीं चलाएं उस केसेस में, जो आने वाले टाइम के अंदर पॉसिबिलिटी है कि उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाए। अब द क्लैरिफिकेशन क्रिएट 2 कैटेगरीज। क्या कैटेगरी 1 है? एक्यूज्ड हु कंसेंट फेस ट्रायल इमीडिएटली, जो कह देता मेरे ऊपर केस चलाओ तो ऑब्वियसली केस चलेगा। कैटेगरी 2 है एक्यूज्ड हु डू नॉट कंसेंट कंटिन्यू वेटिंग इंडेफिनेटली, जो अपना कंसेंट नहीं दे रहा मुकदमा चलाने के लिए, उसको इंडेफिनेट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा। कंसर्न क्या है? डिफरेंट ट्रीटमेंट अंडर द सेम लॉ मे रेज आर्टिकल 14 कंसर्न। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, यहाँ के लिए ट्रीटमेंट की कैटेगरी ए है, यहाँ पे ट्रीटमेंट की कैटेगरी बी है। एक ही कंट्री के अंदर 2 लॉ 2 अलग अलग लोगों के ऊपर कैसे लग सकते हैं सेम केस के अंदर? देन प्रोसीजरल कंसर्न क्या कहता है? क्लैरिफिकेशन वाज इशूड कामरान केस विदाउट हियरिंग पिटिशन इन द वोम्बा करते चैलेंज। वोम्बात केरे है,
क्रिटिसिज्म क्या है? जनरल डायरेक्शन अफेक्टिंग मेनी केसेस वाज पास्ड विदाउट हियरिंग ऑल अफेक्टेड पार्टीज। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, को एक्यूज्ड प्रॉब्लम है। सपोज वन एक्यूज्ड कंसेंट, अदर डज नॉट। दो लोग पकड़े गए एक ही क्राइम के अंदर, और एक एक्यूज है एक को एक्यूज है, दोनों के ऊपर एक ही मुकदमा चलना था। एक ने अपना कंसेंट दे दिया कि हाँ मेरे ऊपर चलाओ, आप केस चलाओ मेरे ऊपर, दूसरा कहता नहीं मेरे ऊपर केस नहीं चलेगी क्योंकि अभी तो डिसीजन पेंडिंग है इसके ऊपर, तो उस केस में कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। फिर क्या होगा? देन उसके बाद रिजल्ट है लोअर कोर्ट्स में फेस। लोअर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सारे कोर्ट लोअर कोर्ट ही होते हैं। लोअर कोर्ट में फेस प्रोसीजरल कंफ्यूजन। तो क्या करें भाई, मुकदमा चलाएं कि नहीं चलाएं? डिफरेंट लीगल स्टैंडर्ड इन द सेम केस। अब एक ही केस के अंदर लोअर कोर्ट्स के लिए भी प्रॉब्लम होगी, एक ही केस के अंदर स्टैंडर्ड डिफरेंट है। देन उसके बाद केदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सिटीजन हैव द राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोवाइडेड सच स्पीच डज नॉट इन्वॉल्व वायलेंस, इंसाइट वायलेंस, क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर। अब सरकार का क्रिटिसिज्म करने का राइट हमारा अंडर आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच की कैटेगरी में आता है, और राइट टू स्पीच की कैटेगरी जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप बोल सकते हैं, और आर्टिकल 21 के साथ जुड़ता है आपके राइट टू लिव के साथ। आर्टिकल 19 आपका राइट टू स्पीच है, बट जिंदा रहने के लिए जरूरी भी तो है ना कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करते रहें। आप किसी को आपकी बात अच्छी लगे नहीं लगे डजंट मैटर, ठीक, बट आप अपने आप को एक्सप्रेस तो कर सके ताकि आपको फील होता रहे कि आप जिंदा हैं। ठीक है, जानवर थोड़ी हैं। तो हमें जो राइट मिला है आर्टिकल 21 के अंदर, मेनका गांधी केस की जो फाइनल जजमेंट है उस केस के अकॉर्डिंगली हमें राइट टू लिव विद डिग्निटी है, और डिग्निटी तब तक नहीं आएगी जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। सरकार हमारी माई बाप थोड़ी है, सरकार को तो हमने चुना, वी द पीपल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि आप हमें सिक्योरिटी दोगे, हम आपको डिग्निटी देंगे, हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, हम आपको ऑथेंटिकेट करेंगे। तो सरकार हमारी माई बाप थोड़ी है जो हम सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और सरकार को क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो डेमोक्रेसी में है, और पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन अमेरिका में है वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इंडिया में नहीं है। वहाँ पर जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अमेरिका के अंदर है वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडिया में नहीं मिलता। ठीक, और उसके साथ साथ अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है सेडिशन केस के अंदर उसको जेल में डाल देंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है। किसी को भी सेडिशन केस में जेल में नहीं डाल सकते जिसने सरकार को क्रिटिसाइज किया या सरकार से जुड़े हुए सरकार के चेले चपाटे सरकार के सो कॉल्ड ठेकेदारों को किसी ने अगर चैलेंज किया, उसकी किसी ने फोटो बनाई, किसी ने कार्टून बनाया तो उठा के जेल में डाल दे, रात भर पिटाई करे, ये तो गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये गलत है, इस केस में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बट ये केस अभी भी पेंडिंग है। अब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एक कहता है 2 लोग पकड़े गए, एक कहता है मेरे ऊपर ट्रायल चलाओ, मैं कंसेंट देता हूँ, दूसरा कहता ना कंसेंट नहीं देता मैं क्योंकि ये तो केस अभी पेंडिंग है सेडिशन वाला। तो इंपॉर्टेंस क्या है? दिस रिमेन द फाउंडेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेडिशन लॉ इन इंडिया, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म ऑफ सेडिशन। जवाहरलाल नेहरू का व्यू क्या था? जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब्ड सेक्शन 124 एज हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड ऑब्नॉक्सियस। कहा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने, हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड ऑब्नॉक्सियस, घटिया है। Then documental misuse. Attorney General highlighted instances where sedition was involved for political criticism, symbolic protest and non-violent act, raising concern regarding misuse. यहाँ तक तो ठीक है सरकार का क्रिटिसिज्म हो, बट इसका मिसयूज हो तो यहाँ पर आके कंसर्न जो है वो स्टार्ट होते हैं। सेक्शन 120 to 152 ऑफ बीएनएस क्या कहता है? सक्सेसर प्रोविजन है सेक्शन 152 BNS. It widely viewed as successor of the sedition. Why it is controversial? Critics argue it retains similar effect on section 124A. Language remains broad, may produce a chilling effect on freedom of speech या free speech. तो अगर ये as it is continue रहा तो फिर जो स्पीच राइट टू स्पीच है, फ्री स्पीच है, वो अफेक्ट होएगा। ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट क्या कहती है? फंडामेंटल राइट्स आर इंटरकनेक्टेड। Recent constitutional jurisprudence recognizes that Article 19(1)(a) freedom of speech cannot be isolated from Article 21 right to live and personal liberty. Important cases R.C. Cooper केस, इंदिरा गांधी राजनयन केस, IR कोहलो केस। आगे चल के इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन केसेस में जो भी जजमेंट आए इनसे जुड़े हुए जो केसेस। These cases establish that fundamental right operate in an integrated constitutional framework के अंदर काम करते हैं, और वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, इंटीग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों इंटरलिंक्ड हैं, जिसको हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी,
और इसके साथ साथ राइट टू लिव विद डिग्निटी भी आता है। इंपॉर्टेंट है, राइट टू लिव तो पार्ट है, राइट टू लाइफ आपका पार्ट है, बट ये लाइफ डिग्निटी के साथ आता है। इंसान और जानवरों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इंसान अपने आप को बोल के एक्सप्रेस कर सकता है, और सरकार को बुरा लगे, सरकार उठा के जेल में डाल दे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर ये डेमोक्रेसी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। देन उसके बाद फिर तो टायरेनी होगी ना, डर हो गया, फिर आपको हमेशा सरकार से डर के रहना होगा। नेक्स्ट, की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं? आर्गुमेंट इन फेवर प्रोटेक्शन ऑफ द सोवरेनिटी, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एंड एंटी स्टेट एक्टिविटी, सरकार की ऐसी कोई एक्टिविटी जो एंटी स्टेट, प्रिवेंशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव इसमें कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी, देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है कि कोई भी ऐसा एक्शन ना हो जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा, तो उस केस में अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एंटी स्टेट एक्टिविटीज़, कोई वायलेंस होगा, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ होंगी तो किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए इसको ऐसा किया जा सकता है। रिसेंटली ज्योति करके एक जो लड़की थी वो हरियाणा की रहने वाली पकड़ी गई, पाकिस्तान एम्बेसी के साथ मिलके यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो पाकिस्तान पहुँचा रही थी। रीज़न उसका ये था कि वो पाकिस्तान जब जाती थी उसको एक स्पेशल VIP ट्रीटमेंट मिलता था, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने को उसको मिलता था, जब उसका घर जो है वो एक कमरे का घर था उसका, है ना। तो इनको भी हैरानी हुई अचानक से इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलना शुरू हो गया। फिर वो सेडिशन केस के अंदर जेल में बंद है। उसके साथ साथ एक दो यूट्यूबर और भी थे जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर सेडिशन में इन्वॉल्व हो गए थे। देन उसके साथ साथ सिविल लिबर्टी पर्सपेक्टिव क्या कहता है? आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट, colonial legacy, scope of misuse, democratic accountability concern, ये एक बड़े इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि ये colonial legacy को कैरी कर रहा है, स्कोप है इसका मिसयूज़ का, और हुआ भी है, मिसयूज़ हुआ भी है। चिलिंग इफेक्ट और डिसेंट, एंड अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो फिर आपको जेल में डाला जा सकता है। देन उसके बाद कंक्लूजन, द प्रेजेंट कंट्रोवर्सी हाईलाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूइंग टेंशन बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी एंड civil liberty under the Supreme Court finally decide the constitutional validity. On sedition related provisions, uncertainty will persist regarding the balance between free speech, democratic dissent and state authority.